नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं रॉक्स वेदरिंग के बारे में। पिछला जो अपना लेक्चर हुआ उसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, किस किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। आज हम बात करेंगे रॉक्स वेदरिंग के बारे में। क्या होता है रॉक्स वेदरिंग? रॉक्स वेदरिंग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि जो रॉक्स होती हैं या जो मिनरल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होना, उनका टूटना एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑन सॉइल सरफेस, यानी कि मृदा की सतह पे उनका ट्रांसपोर्टेशन होना क्या कहलाता है? रॉक्स वेदरिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो रॉक्स वेदरिंग होती है वो कई चरणों में कंप्लीट होती है या कई फेज में कंप्लीट होती है। तो कौन कौन सी मुख्य मुख्य जो फेज होती हैं वो होती हैं फिजिकल वेदरिंग, दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो प्रोसेस है, इनके द्वारा जो रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। बात करते हैं पहले नंबर पे जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसके बारे में। फिजिकल वेदरिंग, जो वेदरिंग प्रोसेस फिजिकल एजेंट के द्वारा होती है वो क्या कहलाती है? फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। कौन कौन से फिजिकल एजेंट है? एक होता है हीट एंड कोल्ड, एक होता है फ्रीजिंग, एक होता है ग्लेशियर, एक होता है स्ट्रीम्स, जो वाटर स्ट्रीम्स होते हैं वो स्ट्रीम्स, एक होता है विंड, एक होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटी। तो ये कुछ फिजिकल एजेंट हैं जिनके द्वारा जो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। बात करते हैं हीट एंड कोल्ड के द्वारा वेदरिंग कैसे होगी। जैसे कोई चट्टान है या कोई मिनरल्स है या कोई पत्थर है, जब उस पे बार बार हीट पड़ती है या बार बार जब उस पे कोल्ड पड़ती है तो हीट के कारण उसका फैलाव होगा और कोल्ड के कारण वो सिकुड़ेगा। तो बार बार फैलाव और सिकुड़ने से क्या होगा? वो टूट जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसी भी पत्थर, किसी भी रॉक्स या किसी भी मिनरल्स का। बात करते हैं फ्रीजिंग के कारण। फ्रीजिंग के कारण जैसे कोई रॉक्स है, इसमें ये कोई स्पेस है, यहाँ पे वर्षा के कारण वाटर आया। अब जब ये वाटर आया और इसका ठंड के कारण जब फ्रीजिंग होगी, जब ये जमेगा तो इसका आयतन वाटर के आयतन से 9% बढ़ जाएगा। यानी कि जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन 9% इंक्रीज हो जाता है। जब इसका आयतन इंक्रीज होगा तो ये जो पहाड़ है या जो ये चट्टाने हैं इन पे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगता है 150 टन पर स्क्वायर फीट पे। यानी कि पर स्क्वायर फीट पे जो प्रेशर है वो कितना लगेगा? 150 टन प्रेशर लगेगा, जिससे क्या होगा? ये चट्टाने हैं वो टूट जाएंगी, इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फ्रीजिंग के कारण क्या होगा? ये चट्टाने हैं इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ग्लेशियर की। जैसे कोई चट्टान है, उस पे जब बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती हैं, बर्फ की मोटी मोटी परतों को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेशियर बोलते हैं। जब ये ग्लेशियर टूटते हैं, जब इनका विखंडन होता है तो ये अपने साथ इस पहाड़ को भी तोड़ते ले जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? यहाँ पे भी वेदरिंग हो जाती है, यहाँ पे भी इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। बात करते हैं स्ट्रीम की। जैसे ये यहाँ पे पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ के पास से कोई नदी या कोई धारा प्रवाह हो रहा है, तो उससे क्या होगा? ये जो एरिया है, इसके पास वाला एरिया, इसका धीरे धीरे कटाव स्टार्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे कटने लग जाएगा, और इससे क्या होगा? जो इसका ब्रेकडाउन है वो हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विंड की। ये अपना पहाड़ है, इस पे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका डिटैचमेंट विंड्स के कारण भी हो जाता है। हालांकि इनके जितना तो विंड नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका डिटैचमेंट कर देता है, यानी कि उनका ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटी की। जब ग्रेविटी के कारण कोई चट्टान है वो टूटती है और नीचे गिरती है तो उसका भी क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। तो ये कुछ अपने क्या है? फिजिकल एजेंट है जिनके द्वारा फिजिकल वेदरिंग होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की।
केमिकल वेदरिंग क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेदरिंग प्रोसेस कंप्लीट होना क्या कहलाता है? केमिकल वेदरिंग। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं कार्बोनेशन प्रोसेस या कार्बोनेशन रिएक्शन के बारे में। दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद एक होती है हाइड्रेशन रिएक्शन, एक होती है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कार्बोनेशन रिएक्शन के बारे में कि क्या होता है कार्बोनेशन रिएक्शन में। यह है अपनी वायुमंडल की CO2। जब ये H2O के साथ रिएक्शन करती है तब ये क्या बनाती है? H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। जब ये कार्बोनिक एसिड किसी चट्टान पे गिरता है और CaCO3 से रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाते हैं? CaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये किसका निर्माण करते हैं? ये बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी प्रवृत्ति कैसी है? इसकी लीचिंग वाली प्रवृत्ति है, यानी कि ये आसानी से लीच हो जाता है। लीचिंग क्या कहलाता है? किसी भी सॉल्ट से किसी भी पदार्थ का वाटर के साथ घुल के जो अर्थ की सरफेस होती है उससे नीचे जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। यानी कि जो बाइकार्बोनेट है वो ये अपनी अर्थ की सरफेस है, इससे क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, यानी कि कुछ फीट गहराई में ये बाइकार्बोनेट चला जाता है। ये यहाँ पे आ गया HCO3। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? जो CO2 होती है और जो H2 होता है वो इससे निकल जाते हैं। CO2 भी निकल गई और H2O भी निकल जाता है। यानी कि पहले तो ये इसको CaCO3 को यहाँ पे ले आए और अब यहाँ पे बोलते कि हम तुम्हारे हैं कौन, यानी कि इसके साथ बेवफाई कर जाते हैं। और अब यहाँ पे क्या बचता है? CaCO3। यहाँ पे ओनली CaCO3 बचता है और धीरे धीरे ये जो CaCO3 है वो यहाँ पे इकट्ठा होते होते यहाँ पे CaCO3 की नोडुल्स बना लेते हैं। नोडुल्स बना लेते हैं और एक मोटी परत बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकर। नाम सुना होगा ना, कंकर, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं? चूने के रूप में, एज लाइम, यानी कि चूने के रूप में जो अपना कंस्ट्रक्शन का काम होता है या जो अपनी बिल्डिंग वगैरह के काम में लेते हैं उसमें चूने के रूप में किसका काम में लेते हैं? CaCO3 के जो नोडुल्स होते हैं उनको काम में लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंकर है इनकी लेयर है वो रेड सॉइल में भी पाई जाती है और ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको हम बोलते हैं या ब्लैक सॉइल बोलते हैं उसमें भी पाई जाती है। जो रेड सॉइल है उसमें 1 से 2 फीट की गहराई पे और जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें 3 से 4 फीट की गहराई पे ये जो नोडुल्स की लेयर है वो पाई जाती है। ये हुई अपनी किसकी? कार्बोनेशन प्रोसेस की बात। यानी कि कुल मिला के इसमें क्या होता है? जो CaCO3 की नोडुल्स होती हैं उनका निर्माण होता है, जिनको हम कंकर बोलते हैं। ये हुई अपनी पहली प्रोसेस जिसको हम कार्बोनेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसकी बात। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या हुआ? जो CaCO3 की नोडुल्स थी जिनको हम कंकर बोलते हैं उनका निर्माण हुआ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि ऑक्सीजन है उसका एडिशन होता है। वो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो क्या कहलाती है? रिडक्शन प्रोसेस। अब हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जब एग्जांपल देखते हैं तो जो आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है तब ये किसका निर्माण करता है? ये करता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है और उसके साथ साथ किसका निर्माण करता है? H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। और इसकी एक रिएक्शन और याद रखनी है, जो H2SO4 होता है वो जब CaCO3 के साथ रिएक्शन करता है,
CaCO3 के साथ रिएक्शन कौन करता है, H2SO4, तभी किसका निर्माण करता है, ये निर्माण करता है CaSO4.2H2, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। और जिप्सम किस काम में आता है, जो अपनी ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और जो गन्ना है उस फसल में कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए क्या काम में लेते हैं, जिप्सम का काम में लेते हैं। तो ये हुई अपनी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात। इसके बाद हम रिडक्शन प्रोसेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हेमेटाइट का रिडक्शन होना। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस की। हाइड्रेशन प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O, यानी कि जो जल होता है उसका एडिशन होना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन प्रोसेस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जो हेमेटाइट है उसका जब हाइड्रेशन होता है तब वो किस में कन्वर्ट होता है, लिमोनाइट में। लिमोनाइट में कन्वर्ट होता है कौन, हेमेटाइट। जो हेमेटाइट है वो रेड कलर का होता है और जो लिमोनाइट है वो येलो कलर का होता है। ये हुई, ये हम जब जो कलर्स हैं उनकी बात करेंगे सॉइल कलर्स की, तब और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसका एग्जांपल हुआ हाइड्रेशन का, हेमेटाइट से लिमोनाइट का कन्वर्जेशन होना, उसमें हेमेटाइट से लिमोनाइट में परिवर्तन होना। ये हुई अपनी हाइड्रेशन प्रोसेस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की, जो कि काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्थोक्लेज होता है, ऑर्थोक्लेज होता है जिसका सूत्र होता है KALSI3O8। जब इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का अर्थ होता है जो H2O है उसका टूटना, किसमें, H प्लस में और OH माइनस में टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो जब ये ऑर्थोक्लेज है इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो किसका निर्माण होता है, एसिड सिलिकेट क्ले, या जो अपनी क्ले सॉइल है, जो अपनी क्ले मृदा है उसका निर्माण होता है किसके द्वारा, ऑर्थोक्लेज के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। क्या बनता है, HALSI3O8 प्लस KOH। ये हुई अपनी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद। इसको याद रखना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो क्ले सॉइल है उसका निर्माण होता है। तो ये हुई अपनी जो केमिकल वेदरिंग की, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन, ये याद रखना है। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो एरोबिक कंडीशन या एरोबिक रीजन में होती है, और जो रिडक्शन प्रोसेस है वो कहां पे होती है, एन एरोबिक। और जो हाइड्रेशन प्रोसेस है या हाइड्रेशन रिएक्शन है वो होती है ह्यूमिड जो रीजन होते हैं या जो ह्यूमिड एरिया होते हैं वहां पे होती है। तो ये हुई अपनी केमिकल वेदरिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की। क्या होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जब वेदरिंग प्रोसेस किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि किसी जीवित जीव के द्वारा होती है तब वो क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जीवित जीव में कौन कौन आते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स आते हैं। एनिमल में मुख्यतः वेदरिंग का काम कौन करते हैं, वर्म्स, जो वर्म्स होते हैं वो करते हैं। वर्म्स किस प्रकार से करेंगे, जैसे किसी मिनरल्स वगैरह का चर्निंग करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वर्म्स है वो वेदरिंग प्रोसेस करेंगे। और जो प्लांट्स है इनकी मेनली रूट्स हैं वो वेदरिंग का काम करती हैं। किस प्रकार से, जैसे कोई चट्टाने हैं उसमें जो प्लांट है उसकी रूट गई और वो रूट धीरे धीरे जब डेवलप होगी और बड़ी होगी तो जो चट्टान है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, चट्टान टूटने लग जाएगी। तो ये जो प्लांट्स की रूट है वो भी क्या करती हैं, वेदरिंग का काम करती हैं। तो ये हमने जो रॉक्स वेदरिंग है उसके बारे में जाना, क्या होती है रॉक्स वेदरिंग, कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सोयल है उसके फॉर्मेशन की, यानी कि इधर से रॉक वेदरिंग कंप्लीट होता है और इसके आगे जो है वो सोयल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सोयल फॉर्मेशन की। धन्यवाद।